था ना कि हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी को पहले जाता है, फिर जाता है तुम्हारा पहले इंटरनल कमेटी के पास जाएगा, फिर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, फिर जाएगा पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स। तो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी में सबसे पहले बोर्ड कंस्टिट्यूट करता है हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, ताकि वो अपना रिकमेंडेशन दे सके ऑन द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। इसमें एक जुडिशियल मेंबर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज होता है, और 3 एक्सपर्ट होता है जो कि एक्सपर्ट होता है तुम्हारा सिक्योरिटीज़ लॉ में। और इसका जो टर्म होता है वो 3 years एंड इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 2 years। कोरम में 3 मेंबर्स होता है, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी मीटिंग कंडक्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगर समझो कोई मेंबर का हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी का कोई मेंबर का बीच में मतलब वो अपना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो रिमेनिंग 2 और मोर मेंबर वो अपना रिकमेंडेशन देगा। और अगर कोई कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रहा है तब जुडिशियल मेंबर अपना रिकमेंडेशन देगा, और अगर जुडिशियल मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो रिमेनिंग 2 और जो मोर मेंबर है वो अपना कंसिड्रेशन देगा। और सारा का सारा मेंबर अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तब उस केस में बोर्ड दूसरा हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट कर देगा। इंटरनल कमिटी बोर्ड कंस्टिट्यूट करेगा, उसमें जो ऑफिसर होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ जनरल मैनेजर होगा। प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंटरनल कमिटी क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन इंटरनल कमिटी को रेफ़र किया गया है सबसे पहले तो वो एग्जामिन करेगा कि क्या ये प्रोसीडिंग सेटल होने के लायक है क्या, और अगर हाँ तब उस केस में वो डिटरमाइन करेगा कि इसका सेटलमेंट टर्म्स क्या होगा। तो इंटरनल कमिटी क्या कर सकता है, फिर कॉल कर सकता है कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एलिज डिफॉल्ट, या फिर कॉल कर सकता फॉर पर्सनल अपीयरेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट बिफोर इट। कॉल कर सकता है कि पर्सनली अपीयर हो, या फिर परमिट कर सकता है एप्लीकेंट को कि भैया अपना रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स सबमिट करो, ठीक है, जो 10 दिन के अंदर अपना रिवाइज सेटलमेंट टर्म सबमिट करो। और जो भी प्रपोज सेटलमेंट टर्म है वो प्लेस किया जाएगा बिफोर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी। अब हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी कंसिडर करेगा जो भी प्रपोज्ड सेटलमेंट टर्म्स हैं, ठीक है, साथ देखिएगा एप्लीकेशन सही है, अंडरटेकिंग वेबर्स फैक्टर्स सब कुछ सेटलमेंट टर्म्स, ठीक है। उसके बाद में वो अगर वो चाहता है कि नहीं इसको रिवाइज करना पड़ेगा सेटलमेंट टर्म्स, तो फिर वो वापस रेफ़र कर देगा इंटरनल कमेटी को, और उसका जो भी रिकमेंडेशन होगा वो पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स को देगा। पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स उसका रिकमेंडेशन कंसिडर करेगा, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट करता है। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो रीजंस बताएगा और वो एप्लीकेंट को बता देगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो नोटिस ऑफ डिमांड इशू करेगा 7 दिन के अंदर, ठीक है। एंड एप्लीकेंट को 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए सेटलमेंट अमाउंट का। एंड फर्दर वो 60 कैलेंडर मतलब बट इट मे बी एक्सटेंडेड बाय 60 कैलेंडर डेज। ओके, पेमेंट या तो बाय वे ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट कर सकता है, सॉरी हाँ, बाय वे ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट कर सकता है, या फिर बाय NEFT RTGS कैसे भी वो कर सकता है। अच्छा, अगर पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स उसका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको लगता है कि दूसरा री एग्जामिन होना चाहिए, तो वो रिटर्न कर देगा एप्लीकेशन री एग्जामिन के लिए कि प्रोसीडियर्स in case the original application should be followed by internal committee and high powered advisory committee. ओके, उसके बाद कुछ छोटा छोटा पॉइंट है। समरी सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स ये कब होता है, समझो बिफोर इनिशिएशन ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स, अगर बोर्ड को लगता है कि समरी सेटलमेंट होना चाहिए तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डिफ़ॉल्ट वो समरी सेटलमेंट हुआ जा सकता है। अगर समझो डिलेड डिस्क्लोजर किया है इन फाइलिंग रिटर्न रिपोर्ट्स, या नॉन डिस्क्लोजर किया है, ठीक है, या फिर डिस्क्लोजर जो है वो तुम स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं किया, या डिलेड कंप्लायंस किया है ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, या फिर सच अदर डिफ़ॉल्ट जो कि बोर्ड डिटरमाइन करे, या फिर बोर्ड को ओके बोर्ड लेकिन सेटल नहीं करेगा अगर जो एप्लीकेंट है उसने ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर ना दिया हो, और जो भी नोटिस ही है उसको 30 दिन के अंदर फाइल कर देगा सेटलमेंट एप्लीकेशन, रेमिट कर देगा सेटलमेंट अमाउंट और कंप्लाई करेगा,
ठीक है, विद द अदर नॉन मॉनिटरी टर्म्स। बस। सेटलमेंट विथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी होता है कि बोर्ड बोलेगा कि हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा तुम्हारा आइडेंटिटी, एप्लीकेंट का आइडेंटिटी। तो ये कब होता है? मतलब उसको कुछ कंडीशन है जो कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन है? कि वो कुछ वायलेशन नहीं करेगा सिक्योरिटीज़ लॉ का, सारा कंप्लीट एंड ट्रू डिस्क्लोजर देगा, फुल्ली कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन में, कोई भी डिस्ट्रॉय या कंसील या रिमूव नहीं करेगा जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखेगा अगर डिस्क्लोज़र जो है लॉ में ज़रूरत था करना, या फिर एप्लीकेंट अग्री किया है इस डिस्क्लोज़र से, या फिर पब्लिक डिस्क्लोज़र करना था। थैंक यू।